नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं गुलशन नंदा जी द्वारा लिखित 50वां उपन्यास लक्ष्मण रेखा का तीसरा भाग। यदि आपने शुरू के 2 भाग नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको स्टोरी बहुत ही पसंद आएगी। बरसात थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बम्बई की सड़कों पर पानी यूं बह रहा था मानो सारी सड़कें नदी नालों में बदल गई हों। तेज़ बारिश के कारण सड़कों पर बिजली का प्रकाश भी धुंधला लग रहा था और इस धुंधले प्रकाश में रजत की पुरानी मोटर गाड़ी बचके खाती डगमगाती सड़कों पर आई इस बाढ़ को पार करती चली जा रही थी। उसके मस्तिष्क की धमनियाँ तनी हुई थीं और हर क्षण उसे यही डर लगा हुआ था कि गाड़ी कहीं बंद ना हो जाए। थोड़े थोड़े समय बाद वह बाईं ओर बगल में बैठी हुई तुलसी को देख लेता, जो नई नवेली दुल्हन के समान सजी धजी बैठी इस भीगी ऋतु का आनंद ले रही थी। कपूर के डिनर से लौटते लौटते उन्हें देर हो गई थी, लेकिन इस देर और इस खराब तूफ़ानी मौसम का जैसे तुलसी पर कोई प्रभाव नहीं था। कहाँ तो वह क्लब जाने से इनकार कर रही थी और कहाँ यह मनोदशा कि वह प्रफुल्लित सी हल्की फुल्की जैसे सपनों के मधुर संसार में विचर रही हो। इस तूफ़ानी बारिश में उसे यूँ लग रहा था मानो वह कोई जल पक्षी हो जिसने पहली बार स्वतंत्र खुले आकाश में उड़ान भरी हो। अचानक उसने घुटनों घुटनों पानी में एक मेम साहब को किसी रुकी हुई गाड़ी को धक्का देते हुए देखा तो अनायास खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, आनंद आ गया। क्लब में खाने का? सामने देखते हुए रजत ने वेध्यानी में पूछा। नहीं, बरखा बहार का। देखो, मेम साहब गाड़ी को धक्का दे रही हैं और गाड़ी नाव के समान तैर रही है। अगर मेरी गाड़ी भी यूं ही तैरने लगी तो क्या बाबूजी, मैं भी धक्का दे दूंगी। मैं क्या उस मेम साहब से कमज़ोर हूँ? और ये कीमती साड़ी, यह सिंगार सब भीग कर मलीदा हो जाएगा। तो हो जाएगा, उसने धीरे से कहा और गंभीर होकर धुंधले शीशे से बाहर देखने लगी। उसके मस्तिष्क में क्लब का वातावरण उभर आया। पाश्चात्य संगीत की थिरका देने वाली धुन, हाई क्लास फर्नीचर, शीशों के समान चमकता हुआ फर्श, साफ सुथरी वर्दियां पहने हुए वेटर, बड़े नाममात्र संक्षिप्त से कपड़ों में लगभग अर्धनग्न सुंदरियां, बहुमूल्य सूट पहने जवान और अधेड़ आयु पुरुष, ना जाने कितने ही चेहरों एक साथ उसकी कल्पना में घूम गए। फिर गाड़ी के एक झटके से वह चौंकी और रजत की ओर देखकर मौन को तोड़ती हुई बोली, क्यों, मैंने आज गूंगी लड़की की एक्टिंग कैसी की? अच्छी थी, लेकिन बाद में बोलकर तुमने सब कबाड़ा कर दिया। मैं क्या करती? मेरी प्लेट में मटन जो डाल दिया था। खैर, वह तो अच्छा हुआ कपूर को चढ़ी हुई थी, उसने बात को अधिक खींचा नहीं। लेकिन बाबूजी, वह आदमी अच्छा नहीं। क्यों, देखा नहीं आपने मेरी ओर कैसे ताक रहा था? जब आदमी नशे में होता है तो ऐसे ही देखता है, लेकिन आप तो ऐसे नहीं थे। यह सुनकर रजत को झटका लगा। जब उसने मुड़कर तुलसी को देखा तो वह कुछ झेंप सी गई और ओठों को सिकोड़ते हुए बोली, आपने भी तो पी थी ना? रजत ने उसकी बात को अनसुनी कर दिया और सामने पानी से भरी सड़क को देखने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी गाड़ी बंद ना हो जाए। फिर गहरा मौन छा गया, लेकिन दोनों सोच एक दूसरे के बारे में ही रहे थे। आज की रात तुलसी के जीवन में एक क्रांति लेकर आई थी। उसके सोचने का ढंग बदल गया था। रजत के सहारे उड़ती हुई सपनों के जिस आकाश की ओर वह उड़ती जा रही थी, जिस मंजिल की ओर वह अग्रसर थी, अब वह उससे बहुत दूर नहीं थी। वह भी एक दिन मोटर गाड़ी में बैठकर बस्ती के बाहर वाली सड़क पर निकलेगी। बस्ती के लोग जब उसका नाम लेकर उसे पुकारेंगे तो वह उन्हें शटअप नहीं कहेगी, बल्कि नीचे उतरकर बच्चों को गले से लगा लेगी और बड़ों का सम्मान करेगी। बस्ती के बच्चों को टॉफ़ियाँ और खिलौने देगी और गरीबों में कपड़े बांटेगी। और अगर इस भीड़ में कहीं राजू ने उस पर आवाज़ कसी तो वह कसकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारेगी और कहेगी, भेड़िए चला जा इस बस्ती को छोड़कर। फिर कभी किसी लड़की को फुसलाया तो तुझे इसी मोटर के नीचे कुचल दूंगी। यह विचार अभी उसके मस्तिष्क में उभरा ही था कि रजत की गाड़ी किसी चीज़ से टकराकर पानी में उछली और एक झटके के साथ बंद हो गई। रजत ने जल्दी से फिर इंजन को स्टार्ट करना चाहा, परंतु वह घर घर करके रह गई। लाख प्रयत्न करने पर भी जब इंजन स्टार्ट ना हुआ तो रजत परेशान होकर स्टीयरिंग पर सिर रखते हुए बोला,
ओ गॉड, क्या हुआ? वही जिसका डर था। गाड़ी बंद हो गई। तो धक्का दे दूं? धक्का दे दूं? रजत ने गुस्से से उसकी नकल उतारते हुए कहा। फिर सामने का शीशा रूमाल से साफ करते हुए उस बिल्डिंग की ओर देखा जिसमें उसका फ्लैट था। मोटर घर से थोड़े ही फासले पर बंद हुई थी। तुलसी ने कोई बहस ना की और चुपचाप उसे देखती रही। भारी बारिश बंद हो चुकी थी, किंतु हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही थी। कुछ सोचकर रजत ने अपना कोट और नेक टाई उतार कर तुलसी को थमा दिया और नीचे उतरकर गाड़ी का हुड उठाकर इंजन का निरीक्षण करने लगा। इंजन में पानी भर चुका था, इसलिए गाड़ी के स्टार्ट होने की कोई संभावना नहीं थी। उसने राह चलते हुए एक आदमी की सहायता से गाड़ी को सड़क के किनारे लगा दिया और गाड़ी के अंदर चला आया। तुलसी ने पूछा, अब क्या होगा? घर तक पैदल जाना पड़ेगा, भीगते हुए। यह गाड़ी तो अब नहीं चल सकेगी। लेकिन मेम साहब की यह साड़ी? उसने अपनी साड़ी की ओर संकेत किया। भीग जाएगी ना, इसकी चिंता ना करो, चलो। रजत ने अपनी टाई और कोट तुलसी से ले लिया और गाड़ी से बाहर निकल आया। तुलसी अपनी ओर का दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी। रजत ने हाथ बढ़ाकर उधर का दरवाज़ा खोल दिया। सड़क पर झरझर पानी बह रहा था। तुलसी अपने नए कीमती सैंडलों को पानी में उतारते झिझक रही थी, लेकिन रजत को देखकर अपनी घबराहट छुपाते हुए जल्दी से पानी में उतर गई। उसे भीगने से बचाने के लिए रजत ने अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया। अभी वह कार का दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि तुलसी का सैंडल फिसला और उसने लड़खड़ाकर रजत को थाम लिया। दोनों के भीगे बदन एक दूसरे से चिपक गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे की गरम गरम सांसों को अपने चेहरे पर अनुभव किया और फिर दोनों एकाएक दूसरे से अलग हो गए। उसी समय दूर कहीं बिजली की तेज चमक के साथ बादल गरजे और ये गर्जन दोनों को अपने दिलों में उतरती हुई अनुभव हुई। दोनों ने अपने आप को संभाला और चल पड़े। सैकड़ों के सैंडलों के कारण तुलसी कुछ लड़खड़ाकर चल रही थी। रजत ने झट उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा दे दिया और सड़क के उस पार ले गया जहाँ से ऊंचा और समतल रास्ता आरंभ होता था। दोनों धुंधले प्रकाश में चलते हुए अपनी बिल्डिंग की ओर बढ़े और अधिक रात बीत जाने से लगभग आधी तो अंधी हो चुकी थी। जब दोनों फ्लैट में दाखिल हुए तो पूरी तरह भीग चुके थे। अपने घर में पहुंचकर बत्ती चलाते ही रजत ने संतोष की सांस ली, लेकिन उजाले में अपनी यह दशा देखकर तुलसी अपने आप से शर्मा गई। शरीर से चिपकी हुई शेफॉन की साड़ी में उसका अंग अंग झांक रहा था। यौवन अपने पूर्ण रूप से शराब की तरह झलक आया था। उसने अपने कंधों से रजत का कोट उतारकर उसे थमाया तो रजत विभोर सा उसे देखे जा रहा था। मॉडल का यह रूप सचमुच किसी ब्रह्मचारी को भी डिगाने के लिए काफ़ी था। तुलसी काँप सी गई और तेजी से पलटकर कमरे की ओर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? कपड़े बदलने। इन कपड़ों में मैं घर नहीं जा सकूंगी। इतनी रात को कौन देखेगा? सुबह ले जाना। नहीं बाबूजी, चौपड़बट्टी वाले जान गए तो मुझे वह ऐसी वैसी समझ लेंगे। कैसी? कुछ नहीं, वह झट बोली और दोनों हाथों से अपने सीने को छुपाती हुई बेडरूम की ओर चली गई। जाते जाते वह अचानक रुकी और बोली, आप यहीं ठहरिए। जब मैं कपड़े बदल लूँगी तो आपके कपड़े अलमारी से निकाल दूँगी। रजत ने हाँ में गर्दन हिलाई और सिगरेट सुलगाकर अपने ठंडे बदन को गर्मी पहुँचाने के बहाने उत्तेजित भावों को शांत करने का प्रयत्न करने लगा। अभी उसने सिगरेट के 2-4 कश ही खींचे थे कि दूर आकाश पर बिजली कौंधी और एक भयानक गर्जन से वातावरण कांप उठा। साथ ही फ्लैट की बत्तियां बुझ गईं और उसके बेडरूम से तुलसी की घुटी घुटी सी चीख सुनाई दी। रजत घबराकर तेजी से बेडरूम में दाखिल हो गया और उसके चीखने का कारण पूछने ही वाला था कि अंधेरे में तुलसी की सिसकती हुई आवाज़ लहराई, बत्ती चली गई? हाँ, अपनी ही नहीं, सारी बस्ती की। रजत ने खिड़की के शीशे में झांककर बाहर नज़र दौड़ाई और हाथ में पकड़े सिगरेट लाइटर को जला दिया। शीला उठते ही घोर अंधेरे में कमरे में प्रकाश हो गया। इस प्रकाश में रजत ने बाथरूम की बाहर वाली दीवार से चिपकी खड़ी तुलसी को देखा, जो अब केवल पेटीकोट और ब्लाउज में थी। अधखुले ब्लाउज से झांकता उसके गदराए बदन का उभार रजत को अंगारों का एक ढेर सा लगा। वह अपनी बाहों में शरीर के खुले भाग को छुपाने का एक विफल प्रयत्न कर रही थी। रजत लाइटर का प्रकाश उसके चेहरे पर डालता हुआ बोला, जाओ कपड़े पहन लो। मेरे कपड़े? उसने कुछ ही दूर बाथरूम की दहलीज पर गिरी हुई अपनी साड़ी की ओर बड़ी बेबसी से देखा।
उस साड़ी को इस दशा में झुककर उठाने की उसे साहस नहीं हो रहा था। संकोच से तो वह पहले ही मरी जा रही थी। रजत ने तुलसी की इस मनोदशा को भांप लिया और 2 कदम आगे बढ़कर उसने तुलसी की साड़ी उठाकर उसकी ओर बढ़ा दी। अभी तुलसी को ऐसा लगा कि रजत उसको उन्हीं लोलुप नज़रों से घूर रहा था जिन नज़रों से शराबी कपूर क्लब में बैठा उसे घूरता रहा था। तुलसी ने हाथ बढ़ाकर स्वयं ही रजत के हाथों से अपनी साड़ी झपट ली और अपना कुंवारा बदन ढांपती हुई बोली, ऐसे क्या देख रहे हो बाबूजी? तुम्हारा अंगारों जैसा दहकता बदन, आप भी कपूर बन गए क्या? उसने अपनी लचीली आंखों से चंचलता लाते हुए कहा। हाँ तुलसी, तेरे बदन की आँच यहाँ तक आ रही है। नहीं बाबूजी, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। क्यों? आप मेरे मालिक हैं। केवल मालिक? हाँ बाबूजी, इसके आगे आप कुछ और भी हैं, मेम साहब के हैं। उसने अपने आप को अंधेरे में छिपाने का व्यर्थ सा प्रयत्न किया। तुम्हारा कुछ भी नहीं, उसने तुलसी की ओर बढ़ते हुए कहा। बाबूजी, वह बिफरी हुई आवाज़ में बोली और रजत की आंखों में झांकने लगी, जो अब अंगारों के समान दहकने लगी थीं। उसने अपने चेहरे को दीवार की ओर मोड़ते हुए कहा, मेरे धीरज की परीक्षा ना लो बाबूजी। परीक्षा तो तुम मेरी ले रही हो तुलसी। मेरी ओर देखो, मेरा रोया रोया तुम्हारी चाहत की ज्वाला में झुलसा जा रहा है। तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक मीठी सी सिसकारी भरकर रह गई। रजत ने उसकी बदन की आंच और भी बढ़ती हुई अनुभव की और उसके बिल्कुल पास आते हुए बोला, देख रहा हूँ ऐसी ही ज्वाला तुम्हारे बदन में भी भड़क रही है। सच बताओ तुलसी, तुम्हें मेरी सौगंध। यह कहते हुए उसने लाइटर को बुझा दिया। रजत बाबू, वह एक चीख के साथ उसकी ओर पलटी और इससे पहले कि रजत उसे अपनी बाहों में खींचता, वह स्वयं ही पागलों की भांति उससे लिपटकर अपने चेहरे को उसके चौड़े सकले सीने में मसलने लगी। उसकी सांसों की गर्मी ने रजत के बदन को जैसे झक से जला दिया और वह क्षण आ गया जब इंसान अच्छा बुरा पाप पुण्य सब कुछ बिसराकर कामवासना की उस आग में कूद पड़ता है जो एक प्रबल चुंबक के समान उसे अपनी ओर खींच लेती है, भले ही यह भूल बाद में जीवन भर का पछतावा बन जाए। रजत ने उसके सुलगते हुए बदन को बाहों में भर लिया और उसे उठाकर अपने बिस्तर पर ले आया। बादलों की एक भयानक गरज ने बाहर वातावरण को फिर से कपकपा दिया। साथ ही तूफानी बारिश ने वातावरण को उथल पुथल कर दिया। सुबह जब रजत की आंख खुली तो बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन आसमान अभी तक बादलों से ढका हुआ था। भीगी सांवली सुबह के हल्के शीत ने उसके शरीर में स्फूर्ति सी भर दी थी। उसने अनुभव किया जैसे अभी तक उसके कानों में तुलसी की चूड़ियों की खनक गूंज रही थी, लेकिन तुलसी तो रात को ही जा चुकी थी। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे दाएं बाएं देखा। बिस्तर की चादर से अभी तक उसके बदन की महक आ रही थी। रजत के मस्तिष्क को एक जोरदार झटका लगा और वह इस पाप भरी रात की कल्पना करके ही कांप उठा जिसने उसके उज्ज्वल पवित्र जीवन को कलंकित कर दिया था। उसकी अंतरात्मा को एक गहरी चोट पहुंची और आंखें बंद करके वह पश्चाताप की आग में झुलसने लगा। यह क्या हो गया मुझसे, हे भगवान। उसी समय बाहर दरवाजे की घंटी बजी। शायद तुलसी काम के लिए आ गई थी। जाने क्यों आज उजाले में तुलसी का सामना करने से उसका दिल घबरा रहा था। वही तुलसी जो रात उसके शरीर का एक भाग बनी हुई थी, अब उसका सामना करते हुए वह भय का अनुभव कर रहा था। एक अनोखी सी झिझक उसकी सोचों को बाहर की घंटी ने फिर भंग कर दिया और वह अनमने मन से शरीर को घसीटता हुआ बाहर हॉल में आ गया। साहस बटोरकर उसने बाहर का दरवाज़ा खोला और अपने सामने तुलसी के स्थान पर मुक्ता को खड़े देखकर उसके पैरों तले से जैसे धरती सरक गई। चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मानसिक पीड़ा से निढाल सा वह बोला, मुक्ता तुम? सीधी एयरपोर्ट से आ रही हूँ। अपना सूटकेस लिफ्टमैन से लेते हुए उसने दरवाजे के अंदर घसीटा, फिर पर्स से 5 रुपए का नोट निकालकर उसे थमाया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करती हुई बोली, कल तुम घर पर नहीं थे क्या? रात देर से लौटा। तभी टेलीफोन की घंटी बजती रही लेकिन किसी ने उठाया नहीं। लेकिन एयरपोर्ट से ही फ़ोन कर दिया होता। 2-4 बार ट्राई किया लेकिन फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। यह कैसे हो सकता है? गहरी नींद में तुमने सुना नहीं होगा। ये बरसात में रॉन्ग नंबर लग गया होगा। मुक्ता ने कंधे से लटके हुए एयर बैग को उतारा और एक लंबी सांस लेती हुई घर में चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखती हुई बोली, अपना घर अपना ही होता है डार्लिंग। तुम्हारे बिना तो जीना मुश्किल हो गया दिल्ली में। सच,
वह बलपूर्वक ओठों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, क्या बात है रजत, कुछ खोए खो से लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? उसने झट उसके माथे को छूकर देखा, फिर आंखों में झांकती हुई बोली, यू आर मिसिंग मी। रजत ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने प्रति पत्नी का असीम प्यार देखकर उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाकर रह गए। मुक्ता अपना एयरबैग उठाकर बेडरूम की ओर बढ़ी तो रजत का दिल धड़क उठा, लेकिन उसे वह रोक न सका और उसका सूटकेस उठाकर उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की बिखरी हुई दशा का अनुमान वह सवेरे सवेरे अच्छी तरह नहीं लगा सका था। मुक्ता तो बेडरूम में प्रवेश करते ही ठिठक कर रह गई। उसकी निगाह कमरे के बिखरेपन को देखती हुई अपनी उस गीली साड़ी पर जा ठहरी जो बालकनी में सूख रही थी। बिस्तर की चादर की सिलबटें, तकिए पर लिपस्टिक के निशान और कांच की टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने संदेह भरी नज़रों से रजत को देखा तो रजत कुछ बौखला सा गया और जल्दी से लपककर तकिए के नीचे से दिखाई देती हुई गेंद के फूलों की एक मुरझाई लड़ी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसकी इस हरकत को देखकर मुक्ता ने बड़े गंभीर स्वर में पूछा, रात मेरे बिस्तर पर कौन सोया था? वो, मेरा मतलब शीतल, रात पार्टी में बहुत देर हो गई थी, यहीं चली आई। वह बिस्तर पर लेट गई थी और मैं नीचे। रजत ने झूठ का सहारा लेकर सफाई प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, लेकिन शीतल तो तुम्हें धोखा दे गई थी। हाँ, लेकिन पार्टी में उसने क्षमा मांग ली मुझसे और तुम उसे साथ लेकर चले आए। हाँ हाँ, रजत ने बड़बड़ाकर कहा। और यह साड़ी मैंने ही उसे पहनने को दी थी, बारिश में भीग गई थी ना, जाते हुए धोकर सूखने के लिए डाल गई है। लेकिन यह साड़ी तो पिछली बार तुमने मुझे मैरिज एनिवर्सरी पर प्रेजेंट की थी। ओह, मैं भूल गया। डरती हूँ किसी दिन अपनी मुक्ता को ही ना भूल जाओ। यह कहते हुए उसने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। रजत ने झट घबराकर पूछा, किसे फ़ोन कर रही हो? डैडी को। उनसे कहा था पहुँचते ही खबर दूंगी। मुक्ता ने नंबर घुमाया तो टेलीफोन खराब था। उसने फिर पति की ओर देखा जो अब तक डरी हुई नज़रों से देख रहा था। मुक्ता ने रिसीवर रखते हुए कहा, टेलीफोन तो डैड है। वह तो होगा ही, बम्बई की बरसात में फ़ोन। डैड नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? उसने उखड़े हुए स्वर में कहा और अपनी मनोदशा को छुपाने के लिए सिगरेट की डिबिया में से एक सिगरेट निकालकर ओठों से लगा लिया। फिर बोला, तुम्हारे पापा कैसे हैं? तुमको आशीर्वाद भेजा है उन्होंने और कह रहे थे रजत से कहना सिगरेट ज़रा कम पिया करे। यह कहते हुए उसने पास रखे लाइटर को उठाया और पति के ओठों में चिपके सिगरेट को सुलगा दिया। मुक्ता ने ध्यान से उसके चेहरे पर उड़ी उड़ी रंगत को देखा, फिर अचानक उसके ओठों पर किसी के गड़े हुए दांतों के चिन्ह को देखकर तिलमिला गई। उसकी निगाहें इन्हीं ओठों पर कसकर जम गईं। क्या देख रही हो? शायद रात तुमने पार्टी में अधिक पी ली थी। हो सकता है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम्हारे चेहरे का उड़ा उड़ा सा रंग देखकर। रजत ने पत्नी से बहस करना उचित न समझा, क्योंकि इसमें उलझन का और भी डर था। उसने जल्दी से अपना गाउन उठाकर पहना और बाहर जाने लगा। इससे पहले कि मुक्ता उससे कुछ और पूछती, उसने स्वयं ही उसे बताया कि वह रात से बाहर बंद पड़ी गाड़ी को लाने जा रहा है। चाय तो पीते जाओ, आकर पी लूँगा, कहीं गाड़ी का कोई पुर्जा ही उड़ाकर न ले जाए। अगर रात भर कुछ नहीं हुआ तो आधे घंटे में भी कुछ नहीं होगा। उफ, आते ही बहस आरंभ कर दी। कहा ना, आकर पी लूँगा, रजत ने जानबूझकर झल्लाहट से कहा और तेज़ी से बाहर निकल गया। मुक्ता देर तक वहीं खड़ी उसकी मनोदशा और अकारण की झल्लाहट का अनुमान लगाती रही। उसकी निगाहें घूमती हुई फिर उसी साड़ी पर जा ठहरीं जो बालकनी में सूख रही थी। शीतल के यहाँ पर उसकी बेड पर रात गुजारने की पहेली अभी तक उसकी समझ में नहीं आ रही थी। गुस्से की आग में वह झुलसी जा रही थी। अब उसके सीने का तूफान शांत न हुआ तो आक्रोश से अनियंत्रित होकर उसने बिस्तर की उस चादर को झटके से उतार कर फेंक दिया जिसमें किसी दूसरी स्त्री के बदन की महक बसी हुई थी। चादर फेंकते हुए छर की ध्वनि हुई और मुक्ता की निगाह फर्श पर गिरी चांदी की उस पायल पर जमकर रह गई जो कड़ी खुलकर टूट जाने से बिस्तर में ही रह गई थी। उसने कांपती उंगलियों से उसे उठाकर ध्यान से देखा और उसका माथा घूम गया। भीगी साड़ी, गेंदों के फूलों की लड़ी, सफ़ेद चादर की सलबटें, चूड़ियों के टुकड़े, रजत के ओठों पर दांतों के चिन्ह, ये सब बारी बारी उसकी निगाहों के सामने एक फिल्म के सामने समान घूम गया। क्षण भर के लिए उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सुहाग बिंदिया पर दहकता हुआ अंगारा रख दिया हो। वह भरी हुई खड़ी ही थी
कि अचानक किसी ने फ्लैट के बाहर के दरवाजे में चाबी घुमाई। मुक्ता ने चांदी की पायल को झट आंचल में छुपा लिया और बेडरूम से बाहर चली आई। भीतर आने वाली ने जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और हॉल की ओर पलटी तो उसके होश उड़ गए। मेम साहब का संबोधन तुलसी के ओठों पर थरथरा कर रह गया और वह खाली खाली सपाट नज़रों से अपनी मालकिन को देखने लगी। यूँ तो तुलसी को मुक्ता ने उसकी माँ रुक्मणी के साथ कई बार देखा था, लेकिन आज वह पहले से कई गुना अधिक बदली हुई थी। आज उसके गालों की चमक, कमर का लोच, भरा भरा बदन पुकार पुकार कर कह रहा था कि मैं केवल रुक्मणी की बेटी नहीं, एक औरत भी हूँ। यह सोचते ही मुक्ता की दृष्टि उसके सीने के उभार से फिसलती हुई उसके पांव तक जा पहुँची, जिसकी खुली हुई पायल आंचल के नीचे इस समय मुक्ता की उंगलियों में दबी थी। तुलसी मालकिन की मनोदशा से अनभिज्ञ कुछ रुककर बोली, आप कब आई मेम साहब? तेरी माँ कहाँ है तुलसी? मुक्ता ने उसकी बात का उत्तर न देते हुए कुछ रूखे स्वर से पूछा। बीमार हैं, आजकल काम पर मैं आती हूँ। यह कहकर उसने आंखें चुराते हुए अंदर जाने का प्रयत्न किया, लेकिन मुक्ता ने उसे रुकने को कहा। वह भयभीत सी होकर मालकिन को प्रश्न सूचक नज़रों से देखने लगी। कल रात तुम घर कितने बजे गई थी? अचानक मुक्ता ने पूछा। ठीक से याद नहीं। रात घर पर कोई और आया था क्या? नहीं तो राज साहब के बिस्तर पर कौन सोया था? मुक्ता के इस वाक्य ने जैसे सिर से पांव तक झंझोड़ कर रख दिया और उसकी कटीली आवाज़ एक जहरीले नश्तर के समान उसके सीने को चीरती हुई दिल में उतर गई, लेकिन वह उफ न कर सकी। रात वाली घटना की कल्पना मात्र से ही उसका बदन बर्फ़ की तरह हो गया। उसके गालों की चमक मंद पड़ गई और वह टुकुर टुकुर मुक्ता को देखती रह गई, जिसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। आंखों में लहू भर आया था। ओंठ कुछ कहने को फड़फड़ा रहे थे, किंतु आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। उसने जब तुलसी को मूर्तिमान स्थिर खड़ी देखा तो पूरे बल से चीखते हुए अपना प्रश्न फिर दोहराया। बोल, कौन थी वह? मुझे पता नहीं, वह थरथराकर कह उठी। लेकिन दूसरे ही क्षण मुक्ता ने आंचल में छुपे हुए अपने हाथ को निकाला और हथेली में रखी तुलसी की पायल उसके सामने कर दी। और तुलसी के तमानो प्राण निकल गए। पाप के अनुभव से उसकी निगाहें झुक गईं। कमज़ात नीच, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी सौत बनते हुए इतना तो सोचा होता कृतघ्न, तू किसका घर तबाह करने जा रही है? और इसके साथ ही मुक्ता ने भड़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुलसी जैसे पथरा गई। उसकी आंखों में मोटे मोटे 2 आंसू उभरे और वहीं जमकर रह गए। उसने अपने आंचल को मुंह में ठूंसकर सिसकियों को रोका, बिजली की तरह तड़पकर पलटी और दरवाज़ा खोलकर तेजी से बाहर की ओर भाग गई। मुक्ता ने गुस्से से वह पायल खींचकर बाहर फेंक दी, जो छलती हुई रजत के पैरों से जा टकराई, जो अभी अभी लिफ्ट से निकलकर कॉरिडोर में दाखिल हुआ था। रजत ने भागती हुई तुलसी को देखा और फिर दरवाजे में खड़ी पत्नी के आवेश में लाल भूरे हुए चेहरे को। एक ही क्षण में वह सब कुछ समझ गया। फिर भी अनजान बनते हुए उसने पूछा, यह तुलसी रोती हुई क्यों भागी जा रही थी? मैंने उसे घर से निकाल दिया है। क्यों? बेहतर होगा इसका उत्तर तुम मुझसे नहीं, अपने मन से पूछो, मुक्ता ने बड़ी कड़वाहट से कहा और बेडरूम में जाकर पूरे बल से दरवाज़ा बंद कर दिया। रजत जैसे घूमते घूमते धुरी से हटकर रह गया। एक ही झटके में उसका पूरा जीवन यूँ बिखर सकता है, इसका विचार आते ही वह पसीने में डूबा पास के सोफे पर जा बैठा। उसे लगा जैसे सारे नक्षत्र टूटकर उस पर आ गिरे हों और वह ना जाने किस गहराई में धंसा चला जा रहा हो। 3 स्टार सिगरेट कंपनी के नए कैलेंडर का प्रूफ आ गया था। प्रूफ हर कोण से शानदार था। तुलसी का यौवन रंगों में निखरकर इस प्रकार तस्वीर में आया था कि देखते ही नशा सा अनुभव होता था। कपूर और सिंह बार बार उसे देखकर खुशी से झूम झूम उठते, लेकिन रजत, वह तो मूर्ति बना उस तस्वीर को बुझी बुझी नज़रों से यूं देख रहा था जैसे अपनी सफलता पर उसे कोई खुशी ना हुई हो। क्या बात है रजत, तुम्हें प्रूफ में कोई त्रुटि दिखाई देती है? कपूर ने अचानक उसके गंभीर चेहरे को देखकर पूछा। जी नहीं। तो फिर यूँ मौन क्यों हो गए? क्या यह संभव नहीं कपूर साहब कि इस कैलेंडर को छपने से रोक दिया जाए? रोक दिया जाए? कपूर ने आंखें फाड़कर उसे देखा। क्या कह रहे हो तुम? वैसे ही मैं नहीं चाहता कि इस मॉडल की तस्वीर मार्केट में आए। आप चाहें तो मैं इससे भी सुंदर मॉडल ला सकता हूँ। डैम इट, लगता है शीतल की तरह इससे भी तुम्हारा झगड़ा हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं, तो ज़रूर वह किसी और पर दयालु हो गई होगी, कपूर ने व्यंग से कहा।
मिस्टर कपूर, वह कुछ क्रोध में गरज कर रह गया। अपने बॉस का व्यंग उसे अच्छा नहीं लगा था। फिर भी उसने अपने भाव को संभाला और बातों को लंबा ना करते हुए कुछ नम्र होकर बोला, यह मेरा निजी मामला है। बिजनेस में भावुक होने से काम नहीं चलता, व्यवहारिक बनना पड़ता है। किसी भी मूल्य पर उसे हाथ से मत जाने दो। शायद तुम आने वाले समय का अनुभव नहीं लगा सकते, लेकिन मैं स्पष्ट दे सकता हूँ, इस कैलेंडर के मार्केट में आते ही पब्लिसिटी की दुनिया में एक तहलका मच जाएगा। रजत ने बेबस सी मौन दृष्टि से कपूर को देखा, जो शायद उसके भविष्य के साथ अपने बिजनेस को भी चमकता हुआ देखना चाहता था। रजत के मौन पर वह धीरे से मुस्कुराया और मेज की दराज से 10,000 रुपये का एक चेक निकालकर उसे थमा दिया। रजत ने चुपचाप चेक ले लिया, सरसरी निगाह से उस पर लिखे नाम और रकम को देखा। फिर उसकी निगाह सामने रखे कैलेंडर के प्रूफ पर जा ठहरी। उसे लगा मानो तुलसी उसकी सफलता पर मुस्कुरा रही हो। फिर अचानक ही उसकी निगाहों के सामने वह दृश्य घूम गया जब तुलसी उसकी पत्नी का थप्पड़ खाकर रोती हुई उसके फ्लैट से भाग गई थी। उसने पलटकर उसे देखा तक भी नहीं, और जब उसने अपनी पत्नी से उसके रोने का कारण पूछा तो मुक्ता ने इतना कठोर उत्तर देकर उसको जैसे गूंगा कर दिया था। बेहतर होगा इस प्रश्न का उत्तर तुम अपने दिल से पूछो। खुश हो ना? रजत के लंबे मौन का अचानक सिंह ने तोड़ते हुए पूछा। जी। उसने चौंककर कपूर और सिंह की ओर कृतज्ञता भरी नज़रों से देखा और धन्यवाद कहकर कमरे से बाहर निकल गया। सिंह और कपूर उसे देखते ही रह गए। क्या बात है मिस्टर सिंह, इतनी बड़ी रकम पाकर भी वह निराश सा लगता था। आर्टिस्ट है ना सर, यह लोग मूड आने पर रोते हंसते हैं, चेक देखकर नहीं। सिंह की इस अर्थपूर्ण बात को सुनकर कपूर ने एक जोरदार ठहाका लगाया और फिर चित्र में बैठी तुलसी को निहारने लगा। मोटर गैराज में देने के बाद जब रजत टैक्सी में घर लौट रहा था तो बार बार उसे मुक्ता का ध्यान आ रहा था, जिसे वह सुबह बहुत क्रोध भरे मूड में छोड़ आया था। उसके तैयार किए हुए नाश्ते को रजत ने छुआ तक नहीं था और न ही दिन भर उसे किसी दफ्तर या रेस्टोरेंट से फ़ोन किया था, लेकिन फिर भी उसे पत्नी की बेचैनी और तड़प का पूरा एहसास था। वह जानता था कि उसके मन पर क्या बीत रही होगी, इसलिए अपने प्यार में पड़ी इस दरार को किसी प्रकार भरने का वह पूरा प्रयत्न कर रहा था। मुक्ता ही के बारे में सोचकर उसने तुलसी के कैलेंडर को रुकवाना चाहा था, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो सका। उसे डर था कि तुलसी की तस्वीर ने मार्केट में हलचल मचा दी तो इस हलचल की लहरें मुक्ता तक जरूर पहुंचेंगी और इससे पति पत्नी के बीच की खाई और भी अधिक चौड़ी हो जाएगी। लिफ्ट से निकलते ही रजत ने कंघी से अपने बालों को संवारा, कपड़ों को ठीक किया और अपना मूड बदलकर फ्लैट में सामने जा ठहरा। फ्लैट की दूसरी चाबी पास होते हुए भी उसने स्वयं दरवाज़ा खोलना उचित न समझा और कॉलबेल का बटन दबा दिया। खट की आवाज़ के साथ जैसे ही मुक्ता ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, वह उसे देखकर मुस्कुरा दिया और हेलो डियर कहते हुए उसने पत्नी का गाल चूमना चाहा, लेकिन मुक्ता ने बड़ी रुखाई से झट अपना चेहरा परे हटा लिया और उसके हाथ से ब्रीफकेस लेकर बिना कुछ कहे अंदर की ओर चली गई। मुक्ता की इस उपेक्षा से उसे एक धक्का सा लगा, लेकिन झट उसने अपने आप को संभाल लिया और फिर धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके पीछे बेडरूम तक चला आया। सोफे पर बैठते ही रोजाना की तरह उसने अपने जूते और जुराब उतारी, जिन्हें मुक्ता ने उठाकर चुपचाप एक मशीन के सामान सामने के रैक में रख दिया था। रजत ने एक ठंडी सांस ली और चारों ओर दृष्टि घुमाकर बेडरूम का निरीक्षण करने लगा, जो पहले से बहुत बदला बदला था। तकिए के खिलाफ कुर्सियों और सोफ़ों के कवर बिल्कुल नए थे। बेड की दशा भी बदली हुई थी। इस परिवर्तन का कारण उसकी समझ में नहीं आया। पत्नी के दीर्घ मौन को तोड़ने के लिए रजत ने इस परिवर्तन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए धीरे से कहा, वाह डार्लिंग, तुमने तो कमरे का पूरा नक्शा ही बदल डाला। साफ सुथरा, कहीं कोई दाग धब्बा दिखाई नहीं देता। कपड़े पर आए दाग धब्बे तो धुल जाएंगे, लेकिन दिल के दाग तो ऐसे अंकित हुए हैं कि शायद जीवन भर कचोटते रहेंगे। यह कहकर मुक्ता कमरे से बाहर चली गई और रजत के दिल पर ठोस लगी। घर की घुटन जैसे बढ़ती हुई अनुभव होने लगी, लेकिन उसने अपने आप को नियंत्रित रखा। थोड़ी देर बाद मुक्ता चाय की ट्रे लिए हुए लौट आई और ट्रे को मेज पर रखकर उसके लिए चाय बनाने लगी। रजत को यूँ अनुभव हुआ मानो वह उसकी पत्नी ना हो, बल्कि घर में रखा हुआ कोई कंप्यूटर हो जो उसके घर काम को बड़ी सुंदरता और सुगढ़ता से पूरा कर रहा हो। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी के मन में आए मैल को वह किस प्रकार धोए, उसके स्वभाव को कैसे बदले और उसके दिल पर लगे इस
बहुत गहरे और ताज़ा घाव पर कौन से मरहम का फाहा रखे कि घाव भर जाए। उसके पंचवर्षीय दाम्पत्य जीवन के तख्ते पर भाग्य ने ऐसी चाल चली थी कि उसका हर मोहरा पिट रहा था और वह बुरी तरह उलझ गया था। अचानक चाय की गर्म भाप उसके गालों से टकराई और वह जैसे नींद से जाग गया। उसके सामने रखे चाय के प्याले को देखा और धीरे से बोला, तुम्हारा कप कहाँ है? मैंने शाम को ही पी ली थी। एक कप और हो जाए? ज़रूरत नहीं। रजत ने उसके उदास और गंभीर चेहरे को ध्यान से देखा और अपना ब्रीफकेस खोलकर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। अभी देना क्या बाकी है? रजत के दिल को फिर ठेस लगी, लेकिन उसने मुक्ता की बात को सुनी अनसुनी करते हुए ब्रीफकेस से 10,000 रुपये का चेक निकालकर उसके सामने रख दिया और बड़ी प्रसन्नता से उसे बताया कि यह रकम उसको नई तस्वीर के लिए मिली है। इसके पहले उसे किसी तस्वीर पर इतनी बड़ी धनराशि नहीं मिली थी। इस पेंटिंग को सबने बहुत पसंद किया है। नई तस्वीर का सुनते ही मुक्ता का चेहरा धुआं धुआं हो गया। शरीर की धमनियां तन सी गईं, मुंह में जैसे कोई कड़वाहट घुस गई और वह भन्ना गई। रजत ने पत्नी की मानसिक पीड़ा का अनुमान लगाया और दबे स्वर में पूछा, तुम्हें यह सब जानकर खुशी नहीं हुई क्या? नहीं तो मैं अपनी इस सफलता पर तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, नहीं से काम नहीं चलेगा, कहो ना, उसने आग्रह करते हुए कहा। मुझे आपके दिए उपहार रास नहीं आते, उसने झिझकते हुए कहा। फिर पति की आंखों में आश्चर्य देखकर बोली, हाँ देखिए ना, पिछली मैरिज एनिवर्सरी वाली साड़ी की क्या दुर्गति हुई। पत्नी का यह वाक्य सुनकर रजत तड़प उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सिक्का उड़ेल दिया हो। एक दुर्बलतापूर्ण क्षण जीवन भर का रोग बन जाएगा, एक भूल इतनी बड़ी ताड़ना बन जाएगी, इसका अनुमान उसे अब हो रहा था। सोचते सोचते वह पागल सा हो गया था। उसका जी चाहा कि सामने रखी चाय की ट्रे उलट दे, लेकिन वह ऐसा ना कर सका। उसने चोर दृष्टि से मुक्ता को देखा, जिसने अपने सामने रखी चेक को उठा लिया था और पास ही रखी एक मेज पर बैठकर उसको बैंक स्लिप से भरने लगी थी। वह प्रायः इन कामों में पति का हाथ बटाती थी। आज भी रोज़ की तरह बैंक का काम निपटाने में लग गई ताकि सुबह चेक जमा हो जाए और रकम रजत के खाते में आ जाए। रजत चुपचाप बैठा इस मौन खंड को सहन करता रहा और चाय पीने का प्रयत्न करने लगा। चाय के घूंट उसके गले में फंसते हुए अनुभव हो रहे थे, फिर भी वह बलपूर्वक उन्हें गले के नीचे उतारता गया। रात सुहावनी और ठंडी थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ऐसे मौसम में प्रायः रजत और मुक्ता एक दूसरे में समाये होते थे, लेकिन आज इस सुहाने मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं था। बड़ी निस्तब्धता, वही घुटन जकड़े हुई थी। रजत बिस्तर पर लेटा हुआ जबरदस्ती एक पुस्तक पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था और मुक्ता ने समय काटने के लिए अपनी अलमारी खोल रखी थी। धीरे धीरे कपड़े निकालकर दोबारा उन्हें तय करके जमा रही थी। आज उसने अपना बिस्तर अलग लगा रखा था। हाथ में थमी हुई पुस्तक को एक ओर रखकर रजत ने नीचे कालीन पर बिछे हुए बिछौने को देखकर इस नाटक का कारण पूछा, तो मुक्ता बिना उसकी ओर देखे कुछ कड़े स्वर में बोली, अब उस बिस्तर पर मैं ना सो सकूंगी। क्यों? उससे मुझे दूसरी औरत की बास आती है। यह वाक्य एक जहरीले नश्तर के समान रजत के सीने में उतर गया। अब उसे मालूम हुआ कि घर आते ही जब उसने मुक्ता को प्यार करना चाहा था तो क्यों मुक्ता ने अपना चेहरा हटा लिया था। अब उसे रजत के मुंह और शरीर से भी किसी पराई स्त्री की बास आती होगी। वह स्वयं ही आत्मग्लानि से पीड़ा के अथाह सागर में डूबता चला गया। देर तक गहरा मौन छाया रहा। रजत के दिल पर आरे से चलते रहे और भीतर ही भीतर वह घायल होता और कराहता रहा। आखिर जब अंतर की आवाज़ तड़प असहनीय हो गई तो उसने बड़ी प्रार्थना भरी आवाज़ में कहा, मुक्ता प्लीज़। मुक्ता ने अलमारी में कपड़े जमाते हुए धीरे से गर्दन हिलाई और अपने काम में व्यस्त रही। मुक्ता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जानती हूँ तुम्हें क्या कहना है। केवल जानने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें समझना भी होगा। किसे? आपको? मुक्ता ने तिरछी निगाह से पति की ओर देखते हुए कहा। इस समय मुक्ता के ओठों पर एक उपेक्षामयी बनावटी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर रजत उसके हृदय में छिपे तूफान का अनुमान लगा सकता था। फिर भी उसने मुक्ता को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन मुक्ता ने हाथ उठाकर टोकते हुए कहा, बस गंदगी को ढका ही रहने दो। जितना कुरेदोगे उतनी ही दुर्गंध फैलेगी।
मुझे समझने का प्रयत्न करो मुक्ता। तुम्हारी यह उपेक्षा हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए जहर बन सकती है। दिलों के फासले घटने की बजाय अगर यूँ बढ़ते चले गए तो एक छत के नीचे जीना दूभर हो जाएगा। मैं जानती हूँ पति पत्नी का रिश्ता कितना कमज़ोर और नाजुक होता है, बहुत सूक्ष्म बंधन, और इस बंधन को अटूट और दृढ़ बनाता है विश्वास, आपस में एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास। लेकिन मुक्ता, जब यह भरोसा और विश्वास ही उठ जाए तो इससे आगे वह कुछ न कह सकी। उसका गला रूंध गया और आंखें डबडबा आईं। उसने अलमारी को बंद किया और कालीन पर बिछे बिस्तर पर से तकिया उठाकर बेडरूम से बाहर निकल गई। रजत का जी चाहा कि वह जोर से चीख पड़े, लेकिन वह पत्थर बना उसे देखता रह गया। उसे इतना साहस ना हुआ कि वह जाती हुई पत्नी को रोक ले, बस मुट्ठियां भींचकर रह गया। फिर कुछ देर बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद उसने बत्ती बुझा दी और अंधेरे में बेडरूम की छत को घूरने लगा। उधर मुक्ता भी ड्राइंग रूम में लेटी करवटें बदलती रही। एक अज्ञात सी आग दोनों के दिलों में भड़क रही थी, जो प्रचंड रूप धारण करती जा रही थी। बाहर की बारिश और शीत का वातावरण दिलों की इस आग को ठंडा करने में असमर्थ था और दोनों ने बिना सोए तड़प तड़प कर वह रात बिता दी। सुबह जब मुक्ता पति के लिए बेड टी लेकर उसके कमरे में आई तो उसे बिस्तर पर ना पाकर ठिठक गई। उसके जूतों, कपड़ों और ब्रीफकेस को देखकर उसने संतोष की सांस ली और प्याला हाथ में लिए उस एस्ट्रे को देखने लगी जो सिगरेट के अधजले टुकड़ों और राख से भरा हुआ था। इसका मतलब था रजत ने भी उसकी तरह जाग और तड़पकर रात बिताई थी। जरा सी देर के लिए उसे रजत पर तरस आ गया, किंतु तुलसी के विचार ने उभरकर उस कोमल भाव को फिर घृणा और क्रोध में बदल दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और सांसें तेज तेज चलने लगीं। रजत इस समय स्टूडियो में था। मुक्ता चाय का प्याला लिए वहां पहुंच गई और दहलीज पर ही ठिठककर अंदर का दृश्य देखने लगी। कुछ ढूंढते हुए रजत ने सारे स्टूडियो को उलट पुलट कर रख दिया था। रंगों की प्यालियाँ, तुलिकाएँ, ईजल, पेंटिंग बोर्ड और अधूरे चित्रों का एक कबाड़ सा लगा हुआ था। मुक्ता ने रजत की बेचैनी और पसीने से भीगे कपड़ों को देखकर चाय की प्याली मेज पर रख दी और आश्चर्य से उसे देखते हुए बोली, क्या हो रहा है? यहाँ मैंने कुछ तस्वीरें रखी थीं, तो यहीं होंगी। कहाँ हैं? रजत ने गुस्से में कहा, फिर एकाएक चिल्लाकर बोला, तुमने घर की सफाई क्या की कि मेरा सारा काम चौपट करके रख दिया। मैं कई बार तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरे स्टूडियो को मत छेड़ा करो, जो चीज़ जहाँ रखी है वहीं रखने दिया करो। मैंने किसी चीज़ को नहीं हटाया। तो फिर कहाँ उड़ गईं वे तस्वीरें? तुम तुलसी की तस्वीरों की बात कर रहे हो? मुक्ता ने अपने ओठ भींचते हुए कहा। हाँ, वही तस्वीरें। कहाँ हैं वे? रजत ने बड़ी ठिठाई से कहा। मैंने उन्हें जला दिया। मुक्ता की जुबान से यह सुनते ही रजत के तन बदन में शोले भड़क उठे। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी ने तुलसी की तस्वीरों की नहीं बल्कि उसके आर्ट को जलाकर राख कर दिया हो। उसका क्रोध जब असहनीय हो गया था, जिस तूफान को वह रात भर से सीने में दबाए पड़ा था, वह अचानक उग्र होकर फट पड़ा और वह चिल्लाकर बोला, तुम मेरे प्रोफेशन की दुश्मन हो ना? उसे तबाह कर देना चाहती हो तो जला डालो इस स्टूडियो को, तोड़ दो ये सारे फ्रेम, फाड़ डालो यह तस्वीरें, फेंक डालो ये सारे रंग। जब सब कुछ ही बिखर रहा है तो यह काहे को बचा रहे? और साथ ही उसने बिखरी हुई चीज़ों को ठोकरें मार मार कर तोड़ना फोड़ना आरंभ कर दिया। उसकी एक ठोकर उस मेज पर भी लग गई जिस पर मुक्ता ने उसके लिए चाय की प्याली रखी थी, और प्याली फर्श पर गिरकर छनाके से टूट गई और गर्म चाय के कुछ छींटे मुक्ता की साड़ी और चेहरे पर भी आ पड़े। रजत, वह आपे से बाहर होकर चिल्ला उठी, किंतु शीघ्र ही कुछ संभल कर बोली, अधिक चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। चिल्लाते वही हैं जो अपनी किसी कमज़ोरी को छुपाना चाहते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना नहीं चाहती, देखना चाहती थी। पत्नी और व्यापार में तुम्हें कौन अधिक प्रिय है? यह कहकर मुक्ता ने दीवार की शेल्फ पर बिछे कवर के नीचे से तुलसी की तस्वीरों का पैकेट निकाला और रजत के पांव में फेंकती हुई कमरे से बाहर चली गई। रजत को लगा जैसे मुक्ता के एक ही वाक्य ने उसे झाड़ कर रख दिया हो। उसका सारा गुस्सा झाग के समान बैठ गया और वह चुपचाप खड़ा तुलसी की बिखरी हुई तस्वीरों को यूं देखने लगा मानो वह तस्वीरें ना हों, अंगारे हों, और वह अंगारे अपनी दहकती हुई आंखों से उसे घूर रहे हों। आज रजत बिना कुछ खाए पिए घर से चला गया। मुक्ता भी हट में अड़ी बैठी रही। उसने रजत से कोई बात नहीं की। काफ़ी देर बाद जब उसका गुस्सा ढला तो आंखों में भरी चिंगारियों का स्थान
चिलमिलाते आंसुओं ने ले लिया। एक लंबा ठंडा निश्वास खींचकर उसने आंसू पोंछे और रजत के स्टूडियो में जाने के लिए उठ खड़ी हुई ताकि बिखरी हुई चीज़ों को संवार दे और शाम को जब वह लौटे तो अपने स्टूडियो को साफ और संवारा हुआ पाए। लेकिन स्टूडियो में पांव रखते ही उसके मुंह से एक चीख निकलती निकलती रह गई। तुलसी की सारी तस्वीरें टुकड़े टुकड़े हुए फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। मुक्ता के दिल को बड़ा धक्का लगा। वह कांपती नज़रों से उन टुकड़े टुकड़े तस्वीरों को देखने लगी और रजत की उस समय की मनोदशा का अनुमान लगाने लगी। शायद तस्वीरों को फाड़कर उसने मुक्ता को इस बात का उत्तर दिया था कि उसे पत्नी और व्यापार दोनों में कौन अधिक प्रिय है। क्षण भर के लिए पति के प्रति उसका प्यार उमड़ आया, लेकिन दूसरे ही क्षण तुलसी की कल्पना करके वह क्षण भर के लिए उभरा प्यार फिर घृणा में परिवर्तित हो गया। उस लड़की के साथ रात बिताकर उसने अपनी पत्नी के प्यार का अपमान किया। फिर भी उसने रजत के स्टूडियो को सजाने संवारने का फैसला कर लिया। उसने पहले स्टूडियो को साफ किया, फिर स्वयं बॉम्बे स्टेशनरी मार्ट गई और पेंटिंग का वह सारा सामान खरीद लाई जिसे गुस्से में रजत ने तोड़ फोड़ दिया था। नया ईजल, नए बोर्ड, नई कैनवस, नए रंगों और ब्रशों को लाकर इस प्रकार ढंग से सजा कर रख दिया कि रजत फिर संतोष में बैठकर अपना काम कर सके। उसने स्वयं भी कुछ नहीं खाया, केवल 2-1 बार चाय पी और अपने बेवफा पति की प्रतीक्षा करती रही। वह सुबह गया था, दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई और अब रात आकर धीरे धीरे सरकने लगी, लेकिन न रजत स्वयं आया न उसका कोई फ़ोन। जब रात काफ़ी बीत गई तो प्रतीक्षा मन का बोझ बन गई। मस्तिष्क में भांति भांति के डर और शंकाएं उठने लगी। थकान से उसका शरीर यूँ टूट रहा था और इस मानसिक बोझ ने तो उसे बिल्कुल शिथिल कर दिया था। बैठे बैठे वह ऊँघने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसका पता कैसे लगाए। यद्यपि वह 2-4 स्थानों पर फ़ोन करके उसके बारे में पूछ सकती थी, लेकिन अपनी इस कमजोरी को वह किसी पर व्यक्त करने का साहस न कर सकी। तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी और वह उछल पड़ी। भयानक सपने बिखर कर छट गए और वह अपनी उलझी हुई हालत को संवारती हुई जल्दी से दरवाजे के पास आ गई और आते ही झट से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के स्थान पर सिंह खड़ा था। मुक्ता को देखकर उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अंदर चला आया। वह तो घर पर नहीं है। मुक्ता ने अपनी कपकपी को नियंत्रित करते हुए सिंह से कहा, मैं जानता हूँ भाभी, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। कहाँ है वह? मड आइलैंड। मड आइलैंड क्यों? 3 स्टार कंपनी के जुबली फंक्शन का आर्ट तैयार करना था। कपूर और रजत दोनों वहीं हैं। शायद 2-3 दिन वहीं कंपनी के आउट हाउस में रहें। लेकिन आज सवेरे तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक बन गया। स्वयं ही रजत ने सजेस्ट किया था कि घर पर डिस्टरबेंस रहेगी, वहीं ठीक रहेगा। कल सुबह मैं भी वहीं जा रहा हूँ। टेलीफोन पर खबर कर दी होती, इतना कष्ट क्यों किया? मुक्ता ने थोड़ी उपेक्षा से कहा। रजत ने अपने लिए 2 जोड़े कपड़े मंगवाए हैं, वही लेने आया हूँ। सुबह साथ लेता जाऊँगा। यह कहते हुए सिंह ने जेब से रजत का लिखा हुआ पर्चा निकालकर मुक्ता की ओर बढ़ा दिया। मुक्ता ने ध्यान से पर्चे को पढ़ा। उसमें कपड़ों और शेविंग किट की सूची के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा था। रजत ने अपना नाम तक लिखने की आवश्यकता नहीं समझी थी, जैसे दोनों का कोई रिश्ता ही ना हो। पति के इस कोरेपन पर मुक्ता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुपचाप पी गई। सिंह के सामने किसी आपसी प्रसन्नता का प्रदर्शन भी उचित नहीं था। सिंह को सोफे पर बिठाकर वह रजत के कपड़े लाने के लिए बेडरूम की ओर बढ़ी ही थी कि सिंह ने धीरे से कहा, भाभी 1 गिलास पानी मिल जाएगा? सॉरी, मुक्ता कुछ लज्जित सी होकर बोली। मैं यह पूछना ही भूल गई थी कि आप क्या लेंगे। कहा ना 1 गिलास पानी। वह तो लाती हूँ, लेकिन कुछ ठंडा गरम तो एक कॉफ़ी हो जाए। अभी लाई। और वह किचन की ओर पलट पड़ी। कॉफ़ी के बाद थोड़ी देर में मुक्ता रजत का बैग तैयार करके ले आई। जाने से पहले सिंह ने हंसी हंसी में कहा, भाभी अब आप एक फुल टाइम नौकर रख लें। इस कंपनी के काम के बाद तो यहाँ रजत के क्लाइंटों की भीड़ लग जाएगी। घर का काम बहुत बढ़ जाएगा। आप दिन भर कॉफ़ी और चाय बनाते थक जाएंगी। मुक्ता ने तनिक भी खुशी न व्यक्त करते हुए गंभीरता से कहा, यह फैसला तो वही कर सकते हैं कि क्लाइंटों की भीड़ के बाद वे अपना स्टूडियो घर पर ही रखेंगे या किसी और जगह। मेरा मतलब ऑफिस से है। सिंह समझ गया कि मुक्ता पति के इस व्यवहार पर बहुत अप्रसन्न है। बिना उसको बताए रजत ने मड आइलैंड का प्रोग्राम बना लिया था और अब 2-4 दिन तक वह लौटेगा भी नहीं। उसने बात को विस्तार देना उचित नहीं समझा और मुक्ता का दिया हुआ बैग उठाकर गुड नाइट कहकर फ्लैट से निकल गया। मुक्ता
मूर्त बनी ज्यों की त्यों स्थिर खड़ी शून्य में घुटती रही। रजत का पर्चा अब तक उसके हाथ में था, एक सपाट भावहीन निष्प्राण कागज का टुकड़ा। फिर उसने पर्चे को मुट्ठी में भींच लिया और दोनों हाथों में सिर थामकर सोफे पर बैठ गई। रात भयानक होती जा रही थी। बाहर का सन्नाटा उसके भीतर गर्जन उत्पन्न कर रहा था और यह गर्जन बढ़ती ही जा रही थी। उसे अपना दाम्पत्य जीवन बिखराता हुआ सा अनुभव होने लगा। 3 स्टार के शैक के बरामदे में रजत अकेला बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था। विस्की का ग्लास उसके सामने रखा था, लेकिन जब तक वह 1-1.5 पैक से अधिक न पी सका था, मिस्टर कपूर ने कंपनी के जुबली फंक्शन प्लान डिस्कस करते करते लगभग आधी बोतल समाप्त कर डाली थी और बड़ी देर का सोने के लिए भी जा चुका था। रजत ने दृष्टि उठाकर चांद के प्रकाश में अपने सामने फैले विशाल सागर को देखा, जिसकी लहरों में ठहराव आ चुका था, किंतु रजत के भीतर का तूफान किसी प्रकार शांत नहीं हो रहा था। उसने अपने जीवन के झरोखों में एक बार फिर झांक कर देखा। वहाँ पीड़ा और तड़प के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मुक्ता का विचार, उसकी कल्पना अभी तक उसे बेचैन किए हुए थी। इन्हीं उलझनों में ग्रस्त उसने जाने कितने ही सिगरेट फूंक डाले, फिर सामने रखी शराब को एक ही घूंट में गले से नीचे उतार लिया। वैसे तो नींद आज उससे रूठी हुई थी, फिर भी वह आराम कुर्सी पर टांगे पसार कर पड़ गया कि शायद आंख ही लग जाए। बड़ी देर वह सोचों के सागर में डुबकियां खाता रहा। फिर न जाने कब उसका मस्तिष्क शिथिल हो गया और नींद ने तरस खाकर उसे भी गोद में ले लिया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे वातावरण में प्रकाश का जाल फैला दिया था। सागर की स्थिर लहरों में फिर से थिरकन होने लगी। सर्वत्र जल के संगीत की एक गुंजन सी भर गई। तब उसने देखा कि उसके सिर के नीचे तकिया था और बदन पर कंबल। सोते में यह कृपा उस पर किसने की थी? एकाएक उसे मुक्ता का ध्यान आया, परंतु मुक्ता यहाँ कब आ सकती थी? फिर ऐसा कौन सज्जन था? अभी सोच ही रहा था कि उसकी दृष्टि बीच पर मिस्टर कपूर पर पड़ी, जो अपने कुत्ते के साथ दौड़ दौड़ कर बच्चों के समान खेल रहे थे। जीवन में भरपूर चिंताओं और उत्तरदायित्व के होते हुए भी लोग प्रसन्नता से जी लेते हैं। इस समय कपूर को देखकर उसके जीवन पर रजत को ईर्ष्या सी होने लगी। बड़ी देर मौन लेटा वह कपूर और उसके कुत्ते का खेल देखता रहा। हाय रजत! एक बेचैन सी जानी पहचानी आवाज़ ने अचानक उसकी विचारधारा को तोड़ दिया और उसने झट पलटकर देखा। सामने अमेरिकन स्पोर्ट्स ड्रेस पहने शीतल खड़ी थी, जो शायद सागर के किनारे जॉगिंग करती करती वहाँ चली आई थी। च्युइंगम से उसका मुंह निरंतर हिल रहा था। उसकी आंखों में हल्का सा उन्माद था और सांस में इस समय भी शराब की बास आ रही थी। रात शायद किसी महफिल में उसने अधिक पी ली थी। हाय! रजत ने अपने ओठों से लगाने से पहले हाथ में लिया सिगरेट उसकी ओर बढ़ाया और बोला, पिएंगी ना? नया ब्रांड है। मैं सवेरे सवेरे नशा नहीं करती। शीतल ने उन्माद भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा और कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हारे बॉस से अभी बीच पर मिले थे। उसने दृष्टि को उस ओर घुमाते हुए कहा जहाँ मिस्टर कपूर रेत पर औंधे लेटे हुए शायद कोई योगाभ्यास कर रहे थे। रजत ने उन्हें देखकर फिर शीतल का सामना किया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? हर शनिवार को मैं अपने शैक में चली जाती हूँ, जस्ट टू रिलैक्स। धवन की कंपनी का भी यहाँ शैक है क्या? धवन का नहीं, मेरा अपना। मेरे अंकल जब नेवी से रिटायर हुए तो उन्होंने यहीं एक छोटा सा आउट हाउस बना लिया था। कहाँ हैं वे अब? घर पर। चलो तुम्हें मिलवा दूँ फिर कभी, आज काम है। यहाँ तो लोग आराम के लिए आते हैं, काम के लिए नहीं। लेकिन मैं उन भाग्यवानों में से नहीं। तुम तो व्यर्थ ही ईगो में आ गए, वरना हमने तो तुम्हारा भाग्य बदलने का प्रबंध भी कर दिया था। किसका भाग्य बदला जा रहा है मिस शीतल? कपूर की भारी आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। वह अपने कुत्ते के साथ शैक में लौट आए थे। कुत्ता उछलकर शीतल के पास आ गया और उसे चूमने चाटने लगा। शीतल ने कुत्ते को प्यार करते हुए सहलाया और बोली, अपना भाग्य? कोई नया बिजनेस सोच रही हो क्या? सोचना ही होगा। आपने तो हमारी रोज़ी पर लात मार दी। वह कैसे? हमारा फेवरेट आर्टिस्ट हमसे छीनकर। यह कहकर वह झट उठी और जाने लगी। कपूर ने उसे रोकना चाहा, परंतु शीतल रुकी नहीं। जाने से पहले उसने रजत को शाम को अपने शैक में आने का निमंत्रण दिया।
कपूर ने मुस्कुराकर पूछा, केवल रजत या हम भी? केवल रजत। अच्छा, बाय बाय। यह कहकर जॉगिंग करते हुए वह फिर सागर तट की ओर भागने लगी। बड़ी निडर और मुंहफट लड़की है, कपूर ने बदन की रेत झाड़ते हुए कहा और अंदर चला गया। दोपहर तक फिर कंपनी के सिल्वर जुबली फंक्शन के प्लान बनाते रहे। रजत ने कपूर के आदेशानुसार कई स्केच बनाए। इस बीच रजत का बैग लेकर मिस्टर सिंह भी आ गए। उसने जब रजत को बताया कि मुक्ता भाभी उससे बहुत नाराज़ थीं, तो बियर का गिलास भरते हुए कपूर कह उठे, अरे पत्नियां तो प्रायः पतियों से नाराज़ रहा ही करती हैं, लेकिन मुक्ता का नाराज़ होना स्वाभाविक और उचित है कपूर साहब। रजत ने स्केच बनाते बनाते पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा, वास्तव में भूल मेरी थी। अगर उसे फ़ोन पर ही कह दिया होता तो वह बुरा ना मानती। कहो तो अभी गाड़ी भिजवाकर उसे यहीं बुलवा लूँ, पिकनिक भी हो जाएगी और काम भी। कपूर ने बियर का गिलास सिंह की ओर बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू। काम में और घर में थोड़ा अंतर रहना ही चाहिए, यही बढ़िया सिद्धांत है। और फिर तुम्हारी शाम भी तो बुक है शीतल के यहाँ। नहीं कपूर साहब, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बिजनेस में अधिक भावुक होना अच्छा नहीं। शीतल बम्बई की टॉप मॉडल है, उससे संपर्क रखना हमारे बिजनेस के लिए लाभदायक होगा। फिर दूसरी कंपनियों में क्या हो रहा है ये जानना भी ज़रूरी है रजत। मिस्टर सिंह ने बियर का घूंट लिया और मूँछों पर अटकी झाग साफ करने लगे। फिर तुम्हारी नई मॉडल भी तो हाथ से जाती रही। अगर वह होती तो दूसरी बात थी, इसलिए तुम्हें शीतल के यहाँ जाना ही चाहिए। कपूर ने बड़ी गंभीरता से परामर्श दिया। रजत ने उसकी व्यापारिक बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और बिना कुछ और कहे सुने उठकर समुद्र के किनारे की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वह बीच पर खड़ा उन तूफ़ानी लहरों की खिलवाड़ देख रहा था। बड़ी बड़ी देवकाया लहरें झाग उड़ाती किनारे की ओर आती और फिर लौट जाती। लहरों के प्रचंड व्रत में खोया वह धीरे धीरे स्मृतियों के रंगीन संसार में पहुंच गया। उसकी कल्पना में चंद महीने पहले का वह दृश्य घूम गया, जब वह मुक्ता को पहली बार मड आइलैंड की यह सुनहरी तट दिखाने लाया था। दोनों मिलकर घंटों तक सागर की चंचल लहरों में नहाते रहे थे। वह बच्चों की तरह एक दूसरे पर पानी उछालते, छेड़ते और खूब हंसते। कभी मुक्ता उसके पीछे दूर तक भागती चली जाती और वह एकाएक पलटकर उसे बहाव में भर लेता, फिर धड़ाम से पानी में छोड़ देता। मुक्ता उठकर पानी की ओर भागती तो वह फिर उसे पकड़कर खींच लेता। इसी खेल खिलवाड़ में मुक्ता का पीछा करते करते वह रेत पर दूर तक भागता चला गया और फिर अचानक गिरकर हाँफने लगा। उसे गिरते देखकर मुक्ता लौट आई थी और उस पर झुककर बोली थी, कैसे मर्द हो जो एक स्त्री से हार गए। फिर रजत ने अचानक ही उसे बाहों में जकड़कर उसके ओठों पर इतनी जोर से काटा था कि वह चीखकर उससे अलग हो गई थी और उसे छोड़कर दूर उन पेड़ों के झुंड में जा छुपी थी जहां उन्होंने पिकनिक का डेरा डाल रखा था। लहरों के एक तूफानी शोर ने उसे कल्पना की दुनिया से धरती पर ला फेंका। वह पेड़ों के उस झुंड को देखने लगा जो बरसात के बाद घने और हरे भरे हो गए थे, लेकिन उसका जीवन जो इन पेड़ों से भी बढ़कर हरा भरा और सुंदर था, किसी गर्म हवा के झोंकों से बिल्कुल उजड़ चुका था। इतना वीरान हो चुका था कि दूर दूर तक हरियाली का निशान तक नहीं था। यह सोचते हुए उसके मुंह से अनायास एक ठंडी हवा निकली। उसी शाम ना चाहते हुए भी शीतल से मिलने उसके शैक की ओर चल पड़ा। एक तो कपूर और सिंह की निरंतर व्यापारी बातों से वह बोर हो गया था, दूसरे सिंह के परामर्श से उसने अपने प्रति सच्ची सहानुभूति अनुभव हुई थी। उसके जीवन से तुलसी के चले जाने के बाद सचमुच उसे शीतल के सहारे की आवश्यकता पड़ सकती थी। शीतल का शैक छोटा सा साफ सुथरा मकान था, जिसकी सजधज और फर्नीचर से स्पष्ट ज्ञात हो रहा था कि इसके वासी सभ्य और कला के रसिया हैं। अभी वह नवीन और प्राचीन फर्नीचर की मिश्रित सजावट का मिश्रण कर ही रहा था कि शीतल की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। हाय रजत, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। हाय, उसने अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा। क्या तुम्हें विश्वास था कि मैं आऊँगा? शीतल ने हाँ में गर्दन हिलाई और रजत को खींचकर सोफे पर बिठा दिया, जहाँ सामने दीवार पर शीतल का एक बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ था। कमरे के कोने में एक छोटी सी बार थी, जिसमें भांति भांति की शराब की बोतलें सजी हुई थीं। बार के ऊपर कितने ही छोटे बड़े रंगीन और सुंदर पोस्टर चिपके हुए थे। सामने वाली दीवार पर ऊपर एक बहुत पुरानी क्लॉक लगा हुआ था। शीतल ने बार खोली और काउंटर पर 2 गिलास रखते हुए रजत से उसकी मनचाही विस्की का ब्रांड पूछा।
रजत मूड बनाने के विचार से इनकार न कर सका और काले लेवल की एक बोतल की ओर संकेत करके बोला, एक छोटा ऑन दी रॉक्स। शीतल रजत के लिए पैक बनाने लगी और वह कमरे में रखे नाना प्रकार के फ्यूरियोज और ब्रिटिश नेवी के जहाज़ों की तस्वीरों को देखने लगा। उन्हीं तस्वीरों के बीच एक अधेड़ आयु के नेवी अफसर का भी चित्र था जो अपनी लंबी घनी मूछों और तेवर से कुछ भयानक लग रहा था। उसकी सफ़ेद वर्दी पर लगे वीरता के कई मॉडल चमक रहे थे। रजत ने सोचा, यही शीतल के अंकल हैं। शीतल ने अपना और रजत का गिलास मेज पर रखा और सामने की कुर्सी पर बैठते हुए बोली, कैसा लगा ये छोटा सा घर? घर छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें रहने वाले छोटे बड़े होते हैं। काफ़ी कलात्मक है तुम्हारा यह घर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आज सवेरे से बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या यार? नहीं शीतल, फैक्ट इज़ दैट तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? अभी तक उनसे भेंट नहीं करवाई तुमने? मिलोगे उनसे? उसने जरा रुककर पूछा और गंभीर हो गई। हाँ, आओ मेरे साथ। यह कहकर वह उठी और रजत को लेकर मकान के भीतर खुलने वाले दरवाजे से आंगन में चली आई। आंगन में धीमा सा प्रकाश था। आंगन के बिल्कुल बीच में वह संगमरमर की एक कब्र के पास आकर खड़ी हो गई। रजत ने चौंककर कब्र को देखा और फिर प्रश्नसूचक दृष्टि से शीतल को देखने लगा। मेरे अंकल एल्बर्ट डिसूज़ा। तो क्या उन्हें मरे हुए 10 बरस हो गए? ओह, तो तुम यहाँ अकेली रहती हो? एक पुरानी नौकरानी है, अंकल के टाइम की, मकान के साथ ही बपौती में मिली थी। तुम्हारा और कोई नहीं? मेरी माँ थी, जिसने मेरे पिता के मरते ही उनके एक दोस्त के साथ शादी कर ली और फिर मेरे सौतेले पिता की मौत से पहले ही चल बसी। अर्थात तुम्हारे अंकल? हाँ, एल्बर्ट डिसूज़ा मेरे अंकल भी थे और मेरी माँ के दूसरे पति भी। शीतल ने एक लंबी आह भरते हुए कहा और हाथ में थमे सिगरेट के कश लेती हुई रजत के साथ कमरे में लौट आई। फिर दोनों आमने सामने बैठकर बिस्की पीने लगे। न जाने क्यों शीतल एकदम चुप हो गई थी। उसके गहरे मौन को तोड़ने के लिए रजत ने ही बातचीत आरंभ की। यह एकाकीपन तुम्हें अखरता नहीं क्या? कभी कभी, शीतल ने ओठों को भींचते हुए उत्तर दिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? किसी की गुलामी मुझे पसंद नहीं। प्रेम तो तुमने जरूर किया होगा? रजत ने थोड़ी घनिष्ठता से पूछा। किया है। किससे? स्वयं अपने आप से। मैंने अपने भीतर की शीतल को बहुत चाहा है। उस पर जीवन की सारी रंगीनियाँ निछावर करती रही हूँ। उसकी ही इच्छा को पूरा करने में संलग्न रहती हूँ। यह तो ऐश्वर्य हुआ, प्रेम नहीं। कुछ समझ ले यार, मैं इच्छाओं पर कोई अंकुश स्वीकार नहीं करती। उन्हें पनपने से पहले मार देने से जीवन की घुटन बढ़ जाती है और हर प्रकार की घुटन से मुझे घृणा है। यह कहते ही उसने सामने रखा विस्की का गिलास खाली कर दिया। जैसे ही शराब उसकी धमनियों में उतरी, उसका चेहरा तमतमा उठा, भावों में हलचल सी मच गई और वह उठकर दूसरा पैक बनाने लगी। रजत गहराई से उसके भावों का अध्ययन करता रहा, लेकिन चुप रहा। उसने शीतल के जीवन को अधिक कुरेदने का प्रयत्न नहीं किया और विषय बदलना चाहा। इधर उधर की दूसरी बातें की, लेकिन वह शीतल का मूड बदलने में सफल नहीं हो सका। शराब के प्रत्येक घूंट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती ही गई। रजत ने मुश्किल से ही 2 पैग लिए, लेकिन शीतल लगभग आधी बोतल चढ़ा गई। उसे यूं पीते देखकर रजत को लगा जैसे वह अपने दिलो दिमाग में उठते किसी तूफान को शराब में बहा के समाप्त कर देना चाहती है। लेकिन तूफान बढ़ता ही गया और प्रकृति से निर्बल नारी आखिर हार गई। जिस बांध को वह शराब द्वारा दृढ़ करना चाहती थी, वह शराब ही से टूट गया और उसने स्वयं ही कहना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार गुलशन नंदन जी द्वारा लिखित लक्ष्मण रेखा का भाग 3 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी को सबके बारे में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें अवश्य बताइए। धन्यवाद।